नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे, जिसमें हर खबर है जरूरी और हर विश्लेषण है खास। बात करते हैं मुख्य सुर्खियों की। सेना ने असम में कोयला खदान में फंसे खनिकों को बचाने के लिए बचाव अभियान शुरू किया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय यानी MOEF-NCC ने पर्यावरण राहत निधि संशोधन योजना 2024 अधिसूचित की। संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी एंटिटी लिस्ट से भारतीय परमाणु संस्थानों को हटाएगा। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय यानी MOTA ने वन अधिकार अधिनियम 2006 के कार्यान्वयन पर मध्य प्रदेश सरकार को पत्र लिखा। ग्लोबल वाटर मॉनिटर कंसोर्टियम ने ग्लोबल वाटर मॉनिटर 2024 सारांश रिपोर्ट जारी की। प्रधानमंत्री ने डिजिटल कॉमर्स के क्षेत्र में क्रांति लाने में ONDC की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं पहली मुख्य खबर की ओर। सेना ने असम में कोयला खदान में फंसे सैनिकों को बचाने के लिए बचाव अभियान शुरू किया। मेघालय की सीमा से लगे असम के दिमा हसाओ जिले के उमरांगसो में एक जलमग्न कोयला खदान में 9 मजदूर फंस गए। चलिए सबसे पहले जानते हैं रैट होल माइनिंग के बारे में। इसके खनन तंत्र को जाने तो रैट होल खनन में आमतौर पर 3 से 4 फीट गहरी सकरी सुरंग बनाई जाती है। इन सुरंगों में श्रमिक, अक्सर बच्चे, घुटनों के बल प्रवेश करते हैं और कोयला निकालते हैं। आपको बता दें कि ये सुरंगें क्षैतिज आकार की होती हैं। इनका नाम रैट होल्स इसलिए पड़ा क्योंकि ऐसी प्रत्येक सुरंग में लगभग एक ही व्यक्ति प्रवेश कर सकता है। कोयला खनन की यह तकनीक मेघालय में अधिक प्रचलित है क्योंकि वहां कोयले की परत पतली है। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अब रैट होल माइनिंग विधि को व्यापक रूप से अपनाने के कारण जान लेते हैं। सबसे पहले है प्राकृतिक कारण। मेघालय में कोयले की परतें बहुत पतली हैं, जो ओपन कास्ट खनन विधि के लिए उपयुक्त नहीं है। इन पतली परतों के लिए रैट होल खनन विधि अधिक किफायती साबित होती है। आपको बता दें कि एडवांस ड्रिलिंग विधियों की उच्च लागत और दुर्गम क्षेत्र के कारण रैट होल खनन विधि को प्राथमिकता दी जाती है। मेघालय में खनिकों का कहना है कि ओपन कास्ट खनन विधि की तुलना में रैट होल खनन विधि उनके लिए आर्थिक रूप से अधिक लाभकारी है। दूसरा कारण है गवर्नेंस संबंधी मुद्दे। इसके अंतर्गत संविधान की 6ठी अनुसूची भूमि पर जनजातीय अधिकारों की रक्षा से जुड़े प्रावधान करती है। गौरतलब है कि 6ठी अनुसूची के तहत आने वाले क्षेत्रों में भूमि मालिकों को ही खनिजों का स्वामी माना जाता है। साथ ही 1973 का कोयला खान राष्ट्रीयकरण अधिनियम इन क्षेत्रों में स्थित खदानों पर लागू नहीं होता है। तीसरा कारण है कानूनी स्थिति। वर्ष 2014 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी NGT ने मेघालय में रैट होल खनन पर प्रतिबंध लगा दिया था। न्यायालय ने इस खनन तकनीक को अवैज्ञानिक और श्रमिकों के लिए असुरक्षित बताया है। हालांकि वर्ष 2019 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यदि खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम तथा खनिज रियायत नियम 1960 के तहत कोयला खनन किया जाता है तो NGT का प्रतिबंध लागू नहीं होगा। चलिए इसी के साथ रैट होल माइनिंग विधि के परिणाम भी देख लेते हैं। सबसे पहले है जल संदूषण व मृदा का क्षरण। दूसरा, खदान के ढहने या बाढ़ आने का खतरा तथा बाल तस्करी। और इनके अलावा मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड आदि के उत्सर्जन के कारण स्वास्थ्य संबंधी खतरे भी उत्पन्न हो सकते हैं। बढ़ते हैं अगले मुख्य खबर की ओर। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय यानी MOEF-NCC ने पर्यावरण राहत निधि संशोधन योजना 2024 अधिसूचित की। यह अधिसूचना लोक दायित्व बीमा अधिनियम PLIA 1991 की धारा 7A के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई है। इस संशोधन योजना के अंतर्गत पर्यावरण राहत निधि यानी ERF योजना 2008 में संशोधन किया जाएगा। आपको बता दें, PLIA की धारा 7A में पर्यावरण राहत निधि ERF की स्थापना का प्रावधान किया गया है। इस निधि का उपयोग खतरनाक पदार्थों से जुड़ी दुर्घटनाओं के पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए किया जाता है। चलिए सबसे पहले मुख्य संशोधनों पर एक नजर डालते हैं। पर्यावरण राहत निधि यानी ERF का प्रशासन केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। निधि प्रबंधक की बात करें तो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ERF का निधि प्रबंधक था। 1 जनवरी 2025 से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB ERF का निधि प्रबंधक बन गया है और CPCB 5 साल के लिए इसका प्रबंधक रहेगा। आपको बता दें कि निधि प्रबंधक केंद्र सरकार के साथ परामर्श से एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित करेगा व उसका रखरखाव करेगा। साथ ही वे जिला कलेक्टर या केंद्र सरकार के आदेश के माध्यम से राशि को वितरित भी करेगा। ERF राशि को सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों और बचत खातों में समुचित रूप से निवेश किया जाएगा
ताकि धन की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। अब पर्यावरणीय क्षति की मरम्मत के बारे में बात करें तो निधि प्रबंधक खतरनाक पदार्थों के विनिर्माण, प्रोसेसिंग, उपचार, पैकेज, भंडारण, परिवहन, उपयोग, संग्रह, समाप्ति, रूपांतरण, हस्तांतरण आदि के कारण होने वाली पर्यावरणीय क्षति की मरम्मत के लिए ईआरएफ राशि निर्धारित करेगा। साथ ही ईआरएफ के खातों की लेखा परीक्षा एक स्वतंत्र लेखा परीक्षक करेगा। इसकी नियुक्ति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा अनुमोदित पैनल से केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। एक नज़र संबंधित सुर्खियों पर डालें तो इसमें है लोक दायित्व बीमा संशोधन नियम 2024। पर्यावरण मंत्रालय ने PLIA 1991 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोक दायित्व बीमा संशोधन नियम 2024 अधिसूचित किए हैं। खबर के अंत में मुख्य संशोधनों पर एक नजर डाल लेते हैं। प्रभावित सार्वजनिक संपत्ति से प्रत्यक्ष और पर्याप्त संबंध व हित रखने वाले व्यक्ति भी संपत्ति की बहाली के लिए दावा कर सकते हैं। यह पर्यावरणीय क्षति की मरम्मत के लिए ईआरएफ के उपयोग का प्रावधान करता है। साथ ही एकल दुर्घटना के लिए बीमा पॉलिसी कवरेज सीमा को बढ़ाकर 250 करोड़ रुपए और एकाधिक दुर्घटनाओं के लिए 500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। चलिए अगली मुख्य खबर की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी एंटिटी लिस्ट से भारतीय परमाणु संस्थानों को हटाएगा। एंटिटी लिस्ट ऐसे मटेरियल के अनअधिकृत व्यापार को रोकती है जो आतंकवाद व सामूहिक विनाश के हथियार यानी WMD कार्यक्रमों का समर्थन कर सकता है। आपको बता दें कि भारतीय संस्थाओं को इस सूची से हटाने से 2008 के भारत अमेरिका परमाणु सहयोग समझौते को फिर से सक्रिय करने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। सबसे पहले भारत अमेरिका परमाणु सहयोग समझौते पर एक नजर डाल लेते हैं। इसकी पृष्ठभूमि जाने तो इस समझौते को 123 समझौता भी कहा जाता है। 123 समझौता जुलाई 2005 में पेश किया गया था। इस समझौते का यह नाम अमेरिकी परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1954 की धारा 123 के नाम पर रखा गया है। यह समझौता भारत पर 30 साल से लगे अमेरिकी परमाणु व्यापार प्रतिबंध को समाप्त करता है। ये प्रतिबंध परमाणु परीक्षण और उसके बाद लगे प्रतिबंधों के चलते लगाए गए थे। इसी के साथ भारत के परमाणु कार्यक्रम के लिए सहयोग की बात करें तो यह समझौता अमेरिकी कंपनियों को भारत को परमाणु ईंधन, प्रौद्योगिकी और रिएक्टर बेचने की अनुमति देता है। तथा इस ओर भारत की प्रतिबद्धता देखें तो भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा उपायों का विस्तार करने, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एवं मिसाइल निर्यात दिशा निर्देशों का पालन करने, परमाणु परीक्षण पर स्वैच्छिक रोक जारी रखने आदि पर सहमति व्यक्त की थी। अब प्रश्न यह है कि इस समझौते का महत्व क्या है। यह भारत के परमाणु अप्रसार के मामले में मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड तथा परमाणु कार्यक्रम पर स्वैच्छिक सुरक्षा उपायों को लागू करने के इतिहास को मान्यता देता है। साथ ही यह भारत को ऐसी परमाणु सुविधाओं पर अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा उपायों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है जिनका पहले अंतर्राष्ट्रीय रूप से निरीक्षण नहीं किया गया था। आपको बता दें कि परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह यानी NSG का औपचारिक सदस्य न होते हुए भी भारत द्वारा इसके निर्यात मानकों का पालन करने की प्रतिबद्धता को मान्यता दी गई है। इसी के साथ भारत अन्य बहुपक्षीय हथियार और तकनीकी निर्यात नियंत्रण समूहों का सदस्य है, जैसे मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम MTCR, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप और वासेनार अरेंजमेंट आदि। हालांकि इस समझौते के कार्यान्वयन में मुख्य चुनौतियां भी हैं, जिनमें सबसे पहले है भारत का परमाणु दायित्व यानी न्यूक्लियर लायबिलिटी। इसके मुताबिक परमाणु आपदा पीड़ितों हेतु मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए भारत ने परमाणु नुकसान के लिए सिविल दायित्व अधिनियम CLNDA 2010 बनाया है। इसके चलते अमेरिकी आपूर्तिकर्ताओं के साथ तनाव बना हुआ है। दूसरी चुनौती है भारत द्वारा परमाणु अप्रसार संधि यानी NPT पर हस्ताक्षर न करना भी इसके कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न करता है। चलिए अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय यानी MOTA ने वन अधिकार अधिनियम 2006 के कार्यान्वयन पर मध्य प्रदेश सरकार को पत्र लिखा। राज्य सरकार को वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व और उसके आसपास के क्षेत्रों में वन अधिकार अधिनियम FRA 2006 के तहत निर्धारित समुदायों के वन अधिकार के कथित उल्लंघन की जांच करने का निर्देश दिया गया है। सबसे पहले वन अधिकार अधिनियम FRA 2006 के बारे में जान लेते हैं। इसे अनुसूचित जनजाति यानी STs एवं अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के रूप में पारित किया गया है। FRA का उद्देश्य वनों में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वनवासियों के वन भूमि पर उनके वन अधिकारों एवं वन भूमि में अधिभोग को मान्यता देना है। आपको बता दें कि वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अधिकारों के कुछ प्रकार हैं।
जैसे कि सबसे पहले है व्यक्तिगत अधिकार। इसके अंतर्गत स्वयं खेती करने और निवास करने का अधिकार शामिल है। वहीं दूसरा है सामुदायिक अधिकार। इसके अंतर्गत चराई, मछली पकड़ना और वनों में मौजूद जल निकायों का उपयोग करना तथा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों यानी पीवीटीजीज के लिए आवास अधिकार व बौद्धिक संपदा और पारंपरिक ज्ञान पर सामुदायिक अधिकार, और आखिर में संधारणीय उपयोग के लिए किसी सामुदायिक वन संसाधन की सुरक्षा, पुनरुद्धार या संरक्षण या प्रबंधन का अधिकार शामिल है। एफआरए में ग्राम सभा की भूमिका की बात करें तो ग्राम सभा को वन अधिकारों की प्रकृति और सीमा निर्धारित करने की प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। इसी के साथ राज्य सरकारों की भूमिका भी निर्धारित की गई है, जिसमें राज्य सरकारों को अधिनियम को लागू करने का काम सौंपा गया है। ये राज्य स्तरीय निगरानी समिति, जिला स्तरीय समितियों और उपमंडल स्तरीय समितियों का गठन करती है। आइए आपकी जानकारी के लिए वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के बारे में भी जान लेते हैं। यह मध्य प्रदेश के 3 जिलों नरसिंहपुर, सागर और दमोह में विस्तृत है। इसमें नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य और वीरांगना दुर्गावती अभयारण्य के क्षेत्र शामिल हैं। आपको बता दें कि नौरादेही एक विशिष्ट संरक्षित क्षेत्र है। इसमें भारत के 2 प्रमुख नदी घाटियां अर्थात गंगा और नर्मदा शामिल हैं। इसकी वनस्पति में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती प्रकार, जिसमें मुख्य रूप से सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। वहीं इसमें पाए जाने वाले जीवों की बात करें तो नीलगाय, चीतल, सांभर, रीसस मेकाक, पैंथर, भारतीय भेड़िया आदि शामिल हैं। ग्लोबल वाटर मॉनिटर कंसोर्टियम ने ग्लोबल वाटर मॉनिटर 2024 सारांश रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में वैश्विक जल चक्र की स्थिति का सारांश प्रस्तुत किया गया है। साथ ही इसमें प्रमुख जल विज्ञान संबंधी घटनाओं का विश्लेषण और प्रमुख प्रवृत्तियों को उजागर किया गया है। सबसे पहले जल चक्र यानी वाटर साइकिल क्या है, ये समझते हैं। जल चक्र पृथ्वी और वायुमंडल के भीतर जल की सभी अवस्थाओं यानी ठोस, तरल और गैस में संचरण को दर्शाता है। तरल अवस्था वाला जल वाष्पित होकर जलवाष्प बन जाता है। बाद में जलवाष्प संघनित होकर बादलों का निर्माण करते हैं तथा वर्षा और हिम के रूप में पृथ्वी पर वापस आ जाते हैं। चलिए अब इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2024 में जल संबंधी आपदाओं के कारण 8,700 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई, 40 मिलियन लोग विस्थापित हो गए तथा 550 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का नुकसान हुआ। साथ ही मृदा में मौजूद जल के मामले में काफी क्षेत्रीय विषमताएं देखी गई हैं, जैसे दक्षिण अमेरिका और दक्षिणी अफ्रीका में अत्यधिक शुष्क मृदा तथा पश्चिमी अफ्रीका में आर्द्र मृदा की दशाएं पाई गई हैं। झीलों और जलाशयों में जल भंडारण में लगातार 5वें वर्ष गिरावट दर्ज की गई है। आगे बढ़ते हुए अब जल चक्र पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव भी जान लेते हैं। पहला है तीव्रता। जलवायु परिवर्तन ने जल चक्र की तीव्रता को 7.4% तक बढ़ा दिया है। दूसरा है गंभीर तूफान। गर्म हवा अधिक जलवाष्प को धारण कर सकती है, जैसे प्रत्येक 1 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि पर अधिक आर्द्रता धारण करने की क्षमता 7% तक बढ़ जाती है। इससे वर्षा की तीव्रता, अवधि और आवृत्ति बढ़ जाती है। इसके अलावा सूखे का प्रभाव। तापमान वृद्धि से अधिक वाष्पीकरण होता है, मिट्टी सूखती है और सूखे का खतरा बढ़ता है। हालिया दशकों में अत्यधिक शुष्क महीने आम हो गए हैं। और आखिरी है समुद्र जल स्तर में वृद्धि। तापीय विस्तार और पिघलती बर्फ से समुद्र जल स्तर में वृद्धि हो रही है। साथ ही महासागरीय अम्लीकरण से समुद्री जीवन प्रभावित हो रहा है। बात करते हैं अंतिम मुख्य खबर की। प्रधानमंत्री ने डिजिटल कॉमर्स के क्षेत्र में क्रांति लाने में ओएनडीसी की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ओएनडीसी व्यापारियों और ग्राहकों के लिए एक सार्वजनिक ऑनलाइन नेटवर्क है। यह ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को आपस में जुड़ने और अंतर संचालन की अनुमति देता है। चलिए खबर की शुरुआत में सबसे पहले ओएनडीसी के बारे में बात करते हैं। वाणिज्य मंत्रालय के तहत उद्योग, संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग यानी डीपीआईआईटी इसका नोडल मंत्रालय है। इसे कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के अंतर्गत एक गैर लाभकारी कंपनी के रूप में 2021 में निगमित किया गया था। इसका उद्देश्य भारतीय ई कॉमर्स क्षेत्र का लोकतंत्रीकरण करना है। इसके संस्थापक सदस्य भारतीय गुणवत्ता परिषद और प्रोटीन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड हैं। इसकी कार्यप्रणाली की बात करें तो ओएनडीसी ओपन सोर्स पद्धतियों और प्रोटोकॉल्स का उपयोग करता है। यह पूरे भारत में विक्रेताओं, खरीदारों और सेवा प्रदाताओं, विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों यानी एमएसएमईज के लिए एक समान अवसर उपलब्ध कराता है। ये किसी विशेष प्लेटफॉर्म से स्वतंत्र है। इससे मूल निर्धारण में सुधार होता है
और उपभोक्ताओं के विविध सेवा प्रदाताओं से सेवाएं प्राप्त होती हैं। चलिए अब ये जानते हैं इसकी आवश्यकता क्यों है। भारत में 12 मिलियन से अधिक विक्रेता विक्रय या पुनर्विक्रय पर निर्भर हैं, लेकिन केवल 0.125% ही ई कॉमर्स का उपयोग करते हैं। इसके प्रमुख निवेशक SBI, ICICI बैंक, NSE आदि हैं। अब ONDC के मुख्य घटक भी जान लेते हैं। पहला है विकेंद्रीकृत संरचना। ONDC पारंपरिक प्लेटफॉर्म्स के विपरीत ई कॉमर्स सेवाओं का स्वामित्व या संचालन नहीं करता है। यह इंटरकनेक्टिविटी के लिए एक सक्षमकर्ता के रूप में कार्य करता है। दूसरा है ओपन प्रोटोकॉल्स। खुले मानकों के आधार पर ONDC ये सुनिश्चित करता है कि ई कॉमर्स बाजार में वस्तुओं के क्रेता और विक्रेता चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत हो, लेन देन कर सकते हैं। और आखिरी है भूमिका का पृथक्करण। स्पष्टता के लिए क्रेता एप्लीकेशन, विक्रेता एप्लीकेशन और लॉजिस्टिक्स प्रदाताओं जैसी भूमिकाओं को परिभाषित करता है। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। इंडोनेशिया को विकासशील अर्थव्यवस्थाओं वाले ब्रिक्स समूह के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल कर लिया गया है। इसकी घोषणा ब्रिक्स समूह के अध्यक्ष देश ब्राजील ने की है। इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। विद्युत मंत्रालय द्वारा शुरू की गई उजाला योजना के 10 वर्ष पूरे हुए। इसका नाम पहले घरेलू दक्ष प्रकाश कार्यक्रम यानी DELP था। इसका उद्देश्य घरों में किफायती ऊर्जा दक्ष LED बल्ब, ट्यूबलाइट और पंखे उपलब्ध कराकर आवासीय स्तर पर ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना है। बनिहाल बाईपास का निर्माण पूरा हो चुका है। आपको बता दें कि यह दर्रा जम्मू और कश्मीर में NH 44 के 2.35 किलोमीटर लंबे सड़क खंड का हिस्सा है। यह भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिसे पहले NH 7 के नाम से भी जाना जाता था। NGC 3785 आकाशगंगा की टाइडल टेल के अंत में एक नवीन आकाशगंगा का निर्माण देखा गया है। इस आकाशगंगा को अब तक खोजी गई सबसे लंबी टाइडल टेल के लिए जाना जाता है। इसरो द्वारा PSLV C60 के क्रॉप्स एक्सपेरिमेंट के तहत अंतरिक्ष में भेजे गए लोबिया के बीज 4 दिन के भीतर अंकुरित हो गए हैं। आपको बता दें कि यह अंतरिक्ष में इसरो का पहला जैविक प्रयोग है। कोलंबिया विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने रोग के परिणामों पर सिलेक्टिव साइलेंसिंग के प्रभाव का खुलासा किया। शुक्राणु और अंडाणु को छोड़कर शरीर की प्रत्येक कोशिका में प्रत्येक जीन की 2 प्रतियां होती हैं। एक प्रति माता और दूसरी प्रति पिता से प्राप्त होती है। विशाखापट्टनम के सिंहाचलम मंदिर में संत नरहरि तीर्थ की मूर्ति मिली है। संत नरहरि तीर्थ 13वीं शताब्दी के प्रसिद्ध द्वैत वेदांत दार्शनिक विद्वान और संत थे। ऐसी मान्यता है कि उनका जन्म चिकाकोलू नगर, वर्तमान में श्रीकाकुलम, आंध्र प्रदेश में हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि किसी विदेशी नागरिक पर आपराधिक आरोप हैं और उसकी उपस्थिति अनिवार्य है तो उसे भारत छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। केंद्रीय इस्पात मंत्रालय ने विशेष इस्पात के लिए उत्पादन से संबंध प्रोत्साहन योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है। इस चरण का नाम PLI योजना 1.1 है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने सिक्किम के सोरेंग जिले में भारत के प्रथम जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना यानी PMMSY के तहत सिक्किम में जैविक मत्स्य पालन और जलीय कृषि का विकास करना है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।